नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 10वीं में गद्य खंड से बड़े भाई साहब पढ़ाने जा रहा हूँ। बड़े भाई साहब भाग 1 में हमने बड़े भाई साहब और लेखक प्रेमचंद जी के व्यवहार के बारे में बताया था कि किस प्रकार से बड़े भाई की बातों को छोटा भाई जो लेखक प्रेमचंद जी है वो नहीं मानते थे। आइए आज की कक्षा हम एक सुंदर विचार के साथ प्रारंभ करेंगे। असंभव कुछ भी नहीं है, बस हमें संभव करने के लिए सकारात्मक सोच और ऊर्जा की जरूरत होती है। अर्थात इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो असंभव नहीं है ना। हम सब चीजों को संभव कर सकते हैं। इसके लिए हमारे मन में एक सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है, सकारात्मक ऊर्जा की जरूरत होती है, तभी हम कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। इन्हीं सुंदर विचार के साथ हम आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। बड़े भाई साहब भाग 2। अब लेखक के बड़े भाई साहब कहते हैं कि समय की पाबंदी पर निबंध लिखने के लिए उनके जो शिक्षक देते थे वह 4 पन्ने से कम नहीं होते थे। अब आप कॉपी सामने खोलिए, कलम हाथ में लीजिए और उसके नाम के रोइए कि समय की पाबंदी पे लिखते जाओ। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम तो आ ही जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति भी होती है। लेकिन जरा सी बात को 4-4 पन्ने में लिखने की क्या जरूरत? जो एक वाक्य में कहा जा सके उसको 4 पन्ने में लिखने की क्या जरूरत? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ, फालतू के काम समझता हूँ। या तो समय की किफ़ायत नहीं है, समय की बर्बादी है, उनका दुरुपयोग है कि एक ही बात को हम 4-4 पन्ने में ठूंस दें। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दें और अपना रास्ता नापे, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने तो लिखना ही पड़ेगा। जैसा लिखना है वैसा लिखो, वो भी फुल स्केप पेपर में लिखना पड़ेगा। ये छात्रों पर तो अत्याचार है। ये अत्याचार नहीं तो और क्या है भला बताइए? अनर्थ तो यह है कि इसको संक्षेप में लिखो। अब भला 4 पन्ना संक्षेप कैसे हो सकता है? बड़े भाई साहब आगे कहते हैं कि समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्ने से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते अगर निबंध लिखवाते तो विस्तृत में। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी, है ना? उल्टी बात है या नहीं ये बताओ। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन ये अध्यापक को इतनी भी तमीज नहीं है। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं, हम सारे चीजों को समझते हैं और दुनिया को समझाते हैं, ऐसा कहते हैं। ऐसा अपना गुस्सा निकालते हुए बड़े भाई साहब छोटे भाई लेखक को कहते हैं कि मेरे दर्जे में आओगे लाला तो सारे ये जितने भी पापड़ हैं सब बेलने पड़ेंगे, कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। पापड़ बेलना मतलब बहुत कड़ी मेहनत करना, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा, वास्तविकता का पता चलेगा। इस दर्जे में तो अव्वल आ गए, इस कक्षे में तो अव्वल आ गए तो जमीन पर पाँव नहीं रख रहे हो, बड़ा मुस्कुरा रहे हो, बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो, हवा में उड़ रहे हो। इसलिए मेरा कहना मानो, मैं भले लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझको ज्यादा अनुभव है, बहुत कुछ सीखा हूं मैं। जो कुछ कहता हूं उसे गिरा बांधिए, नहीं तो पछताइएगा जरूर। मैं जो बोलता हूं उन बातों को मानो, नहीं तो पछताओगे। ऐसा बड़े भाई साहब लेखक को डांटते हुए गुस्से से कहते हैं। तब लेखक कहते हैं कि स्कूल का समय निकट था नहीं, ईश्वर जाने या उपदेश माला कब समाप्त होगी कि रोज यही उपदेश देते रहते हैं बड़े भाई। भोजन आज मुझको निस्वाद लगा, अच्छा नहीं लग रहा था मुझको खाना। जब पास होने पर यह ऐसा तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर न जाने मेरे प्राण ले लेंगे। कैसे भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र मेरे सामने खींचा ना, उसने मुझे भयभीत कर दिया। मैं डर गया, स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी
जो रुचि थी ज्यों की अरुचि थी वो ज्यों की त्यों बनी रही। अर्थात मुझको पढ़ने में मन नहीं लगा, मुझको तो वही खेलना कूदना इन सारी बातों में ही मेरा मन लगा रहता था। खेल कूद का कोई अवसर मैं छोड़ता भी नहीं था। पढ़ता था मगर बहुत कम। बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए और अपनी कक्षा में जाए तो बच्चों के बीच में, साथियों के बीच में और शिक्षक के सामने जलील ना होना पड़े, बेइज्जती ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ वह फिर लुप्त हो गया। फिर तो चोरों सा जीवन कटने लगा। फिर वही खेल कूद पढ़ाई लिखाई को छोड़कर मौज मस्ती शरारत, यही मेरा जीवन था, ऐसा लेखक कहते हैं। फिर सालाना इम्तिहान हुआ, वार्षिक परीक्षा हुई। कुछ ऐसा संयोग हुआ कि इस बार मैं पास हो गया और भाई साहब फिर से हो गए फेल। फेल मतलब अनुत्तीर्ण। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे कक्षा में अव्वल आ गया, प्रथम आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ, मैं कम मेहनत किया था मगर मेरे भाई साहब ने तो प्राणांतक परिश्रम किया। प्राणांतक, प्राण अंतक, मरते दम तक कठिन मेहनत। कोर्स के एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक पढ़ते थे, सुबह 4 बजे उठकर पढ़ते थे, 6 से 9 बजे तक स्कूल जाने के पहले पढ़ते थे। न जाने दिन भर पुस्तक उनके हाथ में, जब देखो पढ़ाई 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 पढ़ाई। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, चेहरा उनका मुरझा गया था पढ़ाई के कारण, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया तो आती थी फेल होने के लिए। उनके फेल होने पर नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े क्योंकि बेचारा फेल हो गया था और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी मेरी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख नहीं होता, मगर ये तो भगवान की मर्जी है, विधि का विधान है, बात को कौन टाल सकता है। मैं तो हो गया पास भैया और मेरा बड़ा भाई साहब हो गया फेल। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जे का अंतर था और है ना, अब एक ही कक्षा का अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना तय हुई कि मेरा भाई साहब फिर 1 साल और फेल हो जाए। ऐसा फेल हो गया तो मैं तो उनके बराबर आ जाऊंगा। फिर किस आधार पर मेरी फजीयत करेंगे, मेरी बेइज्जती करेंगे। हम दोनों तो एक ही कक्षा में हो जाएंगे, वो फेल पे हो फेल और मैं अव्वल पे अव्वल। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर मेरा भाई ही तो है, मेरा बड़ा भाई है जो मुझे मेरे हित के लिए ही तो डांटते हैं, है ना, मुझको समझाते हैं, पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, समय को पालन करने के लिए कहते हैं। और मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है, थोड़ा बुरा लगता है, मगर यह शायद उनके उपदेश का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूं, वो भी इतने अच्छे नंबर से। मगर बेचारा मेरा बड़ा भाई, वो तो इतना मेहनत करने के बावजूद भी फेल हो जाता है। मुझको थोड़ा सा दुख तो है। कहानी तो अच्छी लगी बच्चों, है ना। इसके आगे क्या होगा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालकर इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न, बड़े भाई साहब ने लेखक को क्या काम करने के लिए दिया। दूसरा, बड़े भाई के डांटने पर लेखक ने क्या प्रतिक्रिया दिखाई। तीसरा, अच्छे अंक से पास होने के बाद लेखक के मन में किस प्रकार का घमंड आ गया। और चौथा, आपको अनुच्छेद लिखना है। लगभग 80 से 100 शब्दों में पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी है। आशा करता हूं कि आपको आज की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आगे की जो बची कहानी है मैं उनको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने गृह कार्य को पूर्ण करें और परीक्षा की तैयारी भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं।